Hello students. So as we were continuing with our social science chapter number 8 framing of constitution and its features. So इससे पहले जो हमारे लास्ट लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन देखा, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस देखा, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुआ था प्रीएम्बल हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, देखा जस्टिस क्या है, फर्टिनिटी क्या है, उन सब के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने एक अगला टॉपिक चालू करा था जो था पिलर्स ऑफ प्रीएम्बल, जिस पे हमारा प्रीएम्बल खड़ा हुआ है। तो हमने सबसे पहला टॉपिक लिया था डेमोक्रेसी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और प्रीएम्बल में डेमोक्रेसी के बारे में क्या क्या लिखा गया है। कुछ हमने 16-17 पॉइंट डिस्कस किए थे, 12 पॉइंट डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी हिंदुस्तान में जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो भी हिंदुस्तान का राजा होता है या जो भी हिंदुस्तान है, वो जो होगा वो पब्लिकली इलेक्टेड होगा, यानी हम ही हमारा राजा चुनते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट नहीं है, हमने 12 पॉइंट पहले देखे हुए थे। ओके, सो इस लेक्चर का फर्स्ट पॉइंट है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु पॉजेसेस रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी आर कैन कंडक्ट द इलेक्शन। अब हमने देखा कि इधर हमारे गवर्नमेंट हम फॉर्म करते, जो भी गवर्नमेंट हम जो चुनते हैं, जो हम पीएम चुनेंगे या प्रेसिडेंट चुनेंगे वो भी हम में से एक ही होगा, यानी कोई भी बंदा हो इंडिया के अंदर, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर कोई भी बंदा हो वो इलेक्शन लड़ सकता है या इलेक्शन में खड़े हो सकता है। राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है या एमएलए बनना चाहे या एमपी बनना चाहता है, तो वो खड़े हो सकता है। कैसे? रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, इतना एलिजिबल, इतना तो तुम में होना चाहिए। जैसे एज है, तो अगर आपको पीएम या सीएम बनना है, चीफ मिनिस्टर, तो आपकी एज 35 होनी चाहिए, 35 से नीचे या 25 होनी चाहिए। कितनी जगह 25 है, तो आप 25 से नीचे नहीं बन सकते। जैसे आप बोलो कि मेरे को बनना है, तो आप नहीं बन पाओगे क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में एलिजिबल नहीं है। मैं बनना चाहूँ, मैं बन सकता हूँ, मैंने 25 की एज क्रॉस कर ली। तो कुछ ऐसा है, आपका इतना एजुकेशन होना चाहिए, इतना एज होना चाहिए, इतनी आपकी प्रोफाइल होना चाहिए, पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर हर चीज़ पे आप खड़े उतरते हो, अगर हर चीज़ आप में है, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो, कोई आपको रोक सकता नहीं है। अगर आप वो 25 से अंडर हो, आप बोलो कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है, तो वो इम्पॉसिबल, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमको वो आज़ादी देता नहीं है। हमको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 25 की एज के बाद आप एक पॉलिटिकल कैंडिडेट हो सकते हो कोई भी पार्टी के, तभी आप हो सकते हो, आप इलेक्शन खड़े हो सकते हो। पर आपकी जाति पे, आपके धर्म के, आपके स्टेटस के नाम पे भेदभाव नहीं होगा कि आप गरीब हो तो नहीं लड़ सकते हो, आप मुसलमान हो तो नहीं लड़ सकते हो, ये नहीं हो सकता। हम लड़ सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बरोबर, हमारी एज बरोबर है, हमारा एजुकेशन बरोबर है, तो हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिनिस्टरल पोजीशंस आर नॉट एक्वायर्ड हेरिडेटरी। हेरिडेटरी यानी राजा का बेटा राजा। तो हमारे यहाँ जितने भी मिनिस्टर है, एजुकेशनल मिनिस्टर हो, रेलवे मिनिस्टर हो, ये जितने भी मिनिस्टर बनते हैं ये इलेक्शन के बेस पे बनते हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, या तो उनको पीएम चुनता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। ये उनके एलिजिबिलिटी, वो कितने कार्यशील है अपने काम में, उस हिसाब से चुना जाता है। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के बाद नरेंद्र मोदी के लड़के हमारे पीएम बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तभी आ सकता। मतलब यहाँ राजा का बेटा राजा बनता नहीं है। ईच इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ 5 ईयर ऑफ टेंजर यानी टाइम पीरियड। तो जितने भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स है, या पीएम हो, सीएम हो, जितने भी हो, 5 ईयर्स के लिए होते। उसके बाद अगर तुम अच्छे हो तो आप री इलेक्ट हो गए, नहीं तो टाटा बाय बाय। आपको हर 5 साल पे इलेक्शन तो लड़ना ही पड़ेगा। आपका टेंचर 5 ईयर्स का होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इलेक्टेड गवर्नमेंट का टेंजर या टाइम पीरियड कितना साल होता है, तो वी हैव एन आंसर दैट इज 5 years. The government works under the principle of constitution and therefore it is known as responsible government. Responsible यानी जिम्मेदार गवर्नमेंट। जिम्मेदारी क्या है, किस जिम्मेदारी से वो काम करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अपनी मनमानी कोई नहीं करता। बीजेपी अभी गवर्नमेंट में, नरेंद्र मोदी चाहे वो कानून नहीं लागू कर सकते। नरेंद्र मोदी किस हिसाब से काम करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। उसका देश नहीं है, नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का देश नहीं है, कोई कांग्रेस या राहुल गांधी का देश नहीं है। देश हमारा है, वो हमारे हिसाब से चलता है। और उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बनाई है, जिसमें सारे पूरे इंडिया के पब्लिक का रिव्यू लेके वो बुक बनाई गई है। तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, इसलिए हमारी कैसी गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। वाई इंडियन गवर्नमेंट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो हमारा आंसर होगा द गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जितनी भी गवर्नमेंट है वो किसके अंडर काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती है। क्लियर? The democratic government is based on liberty, equality and feeling of fraternity. अब जो हमारी गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी पब्लिक की गवर्नमेंट है। वो किस बेस पे काम करती है, तो लिबर्टी, सबको आज़ादी मिले बोलने की, अपने धर्म पालने की, जो भी आज़ादी हो। इक्वलिटी मिलती है, सब गवर्नमेंट की नज़र में गरीब हो या अमीर हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, वो एक समान है, एक नज़र से देखा जाता है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। और फीलिंग ऑफ फर्टर्निटी, सब में भाईचारा होना चाहिए। फर्टर्निटी यानी ब्रदरहुड होना चाहिए। एंड कंटिन्यूसली वर्क टू अचीव दिस गोल, और हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली यानी लगातार इसके लिए काम करती है कि इंडिया में इक्वलिटी रहे, फर्टर्निटी रहे और लिबर्टी मिले सबको। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डेसिमाइंड्स द पावर टू पीपल टू कास्ट देयर इन। डेसिमाइंड्स यानी देती है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक पावर देती है। क्या देती है, पब्लिक को एक खास पावर देती है वोट करने का। हम हमारी मर्जी से हमारी गवर्नमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रीली, यानी बिना किसी दबाव के। कोई पैसा दे गया ना, सर पे बंदूक रख गया, मेरी कोई देना वोट, नहीं तो मार दूंगा, ये नहीं चलेगा। फ्रीली मेरी मर्जी में जिसको देना चाहूँ दो, मेरे पे कोई दबाव नहीं है। ये हक मुझे किसने दिया है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने, मेरे संविधान ने दिया है। एंड देयर बाय इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फिडेंस दिलाती है। क्या कि ये देश सबका है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं है। इस देश का राज्य है, इस देश के लोग हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया रेंडर्स फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया रेंडर्स क्या बताती है, फंडामेंटल राइट्स। प्रिंसिपल फॉर पॉलिटिकल डायरेक्शंस हमको बताते हैं कि पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिक्स में है उसमें आप कैसे इलेक्शन करोगे, वो सारे की सारे प्रिंसिपल्स यानी रूल्स बताते हैं। पार्लियामेंट होता है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वो कैसे काम करेगी, उधर कितने मेंबर होंगे, उसमें इलेक्शन कैसे होंगे, वो डायरेक्ट करता है। मेंबर ऑफ असेंबली यानी एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, वो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। वो लोग कैसे गवर्नमेंट बनाएंगे, वो सारे प्रावधान किधर दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जस्टिस, हमको जो न्याय मिलेगा, जो कोर्ट की तरफ से न्याय मिलेगा, वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, यानी हमारा जो कोर्ट है वो किसी भी दबाव के बिना न्याय देगा। किसी जो भी फैसला सुनाते कोर्ट में, तो किसी के भी दबाव के बिना सुनाते। और इम्पार्शियल, ऐसा नहीं कि ये अमीर आदमी है तो उसको कम सज़ा हुई, ये गरीब है तो उसको ज़्यादा सज़ा, नहीं, सज़ा सबके लिए एक, सज़ा सबके लिए एक होती है। कानून की नज़र में सब एक होते हैं, इक्वली सबको सज़ा मिलती है। और इंडिपेंडेंट होता है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। नरेंद्र मोदी को भी सुप्रीम कोर्ट सज़ा सुना सकती है, यानी कोई हमारा पीएम सीएम कोई भी हमारे कोर्ट के आगे नहीं, हमारा कोर्ट इंडिपेंडेंट होता है। वो जो चाहे उसको उस हिसाब से सज़ा सुना सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। आता है इलेक्शन कमीशन आर दोज प्रोविजन विच मेक अवर कंट्री डेमोक्रेटिक। और कमीशन, इलेक्शन कमीशन यानी जो ये इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, वो कैसे मैनेज किया जाता है, उसकी एक कमेटी होती है। उस कमेटी को हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। वो कैसे चलेगी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है।
यानी अगर सबका टोटल किया जाए तो सबको किस हिसाब से चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। इसलिए हम हमारे देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। किसी एक का रूल नहीं है, कोई सी की यहाँ मनमानी चलती नहीं है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। इसलिए हमारी कंट्री कैसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एडल सरफ्रेज, एडल सरफ्रेज यानी क्या होता है, यानी 18 साल, पुख्त वय, इसको हिंदी में पुख्त वय बोलते हैं। 18 साल, 18 साल बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्यों है देखते हैं। मीन्स द सिटीजन अबव 18 ईयर्स कैन कास्ट वोट, हम वोट दे सकते हैं। अभी आप नहीं देख सकते, अभी आप समझ लो 9th में हो तो आपकी उम्र 13 या 14 ईयर्स होगी, अभी आप वोट दे सकते नहीं हो, पर 18 साल पे आपको एक राइट मिलता है। क्या राइट मिलता है, वोट देने का। अपनी मर्जी से हमारा लीडर हम चुन सकते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग कास्ट, धर्म के नाम पे भेदभाव, हिंदू को ही दूंगा मैं, मुसलमान को ही दूंगा, नहीं, मेरी मर्जी है मैं जिसको दूँ। ग्रीड, ना कोई लालच के बिना कोई पैसे दे रहा है, ऐसा नहीं। कास्ट, रिलीजन, कोई भी धर्म का हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी जेंडर का हो, औरत भी दे सकती है, आदमी को इतना भी एजुकेशन, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी वोट दे सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो भी वोट दे सकता हूँ, मैं कोई भी जात का हूँ मैं वोट दे सकता हूँ। अगर मैं इंडियन हूँ, अगर मैं 18 साल का हूँ तो मैं वोट दे सकता हूँ। कोई मेरे में भेदभाव नहीं कर सकता कि ना आप हिंदू हो तो नहीं वोट दे सकते, आप मुसलमान हो तो नहीं, आप गरीब हो तो नहीं दे सकते, आप अनपढ़ हो तो वोट नहीं दे सकते ना, मैं वोट दे सकता हूँ। ये मेरा हक है, ये मेरा बर्थ राइट है। ये क्या है, वोट देना क्या है, एडल्ट सरफ्रेज क्या है, मेरा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। बट इट इज एसेंशियल, पर एक चीज़ खास होती है, क्या होती है, सिटीजन एंड लिस्टेड इन द इलेक्टोरल लिस्ट। एक इलेक्टोरल लिस्ट आती है जिसमें सारे के सारे जिनके पास इलेक्शन कार्ड्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है, उसमें हमारा नाम होना चाहिए तो ही हम वोट दे सकते हैं। आपको अप्लाई करना पड़ता है जब आप 18 ईयर्स हो जाते हो तो इलेक्शन कार्ड के लिए, जब इलेक्शन कार्ड आपके पास आएगा तो वोटिंग लिस्ट में आपका नाम भी आ जाता है, वो नाम होना चाहिए। अगर उसमें आपका नाम है तो आप वोट कर सकते हो, फिर कोई रोक सकता नहीं है। ओके, तो ये था हमारा डेमोक्रेसी। दूसरा पिलर, दूसरा स्तंभ क्या है हमारा, जिसपे हमारा इंडिया खड़ा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, तो दूसरा पिलर है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, समाजवादी यानी कोई भी काम होगा गवर्नमेंट का वो समाज के लिए होगा, समाज के सुधार के लिए होगा। हमको इंडिया को, इंडिया के समाज को, इंडिया के लोगों को आगे ले जाना है। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया गया, इंडिया इज ए सोशलिस्ट कंट्री। इन द ईयर्स 1976, डेट याद रखनी है, खास है। 1976 में क्या हुआ था, 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पहले भी बता चुका हूँ, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, बदलाव। क्या चेंज करा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 42nd बार। इससे पहले 41 बार चेंजेस हुए थे कुछ नए नए, जब 42 बार चेंज किया गया था तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें एक नया वर्ड डाला गया, सोशलिस्ट। इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री, कब, 1976 में, बरोबर। तो पूछते कि कौन सा अमेंडमेंट में, तो 42nd अमेंडमेंट, कौन सा ईयर, 1976, कौन सा वर्ड डाला गया, सोशलिस्ट। अब इसका मतलब क्या है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस, प्रोविजंस यानी प्रावधान या तो रूल्स के, सिंपल वर्ड रूल्स, हिंदी में प्रोविजन को प्रावधान बोलते हैं, और थोड़ा सिंपल बोलूँ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलो, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स, वो डायरेक्ट सीधी तरह से, सीधी तरह कान पकड़ो या ऊंधे हाथ से कान पकड़ो। क्या कान पकड़ते हैं, सोशल रेवोल्यूशन यानी सामाजिक क्रांति, हमको सामाजिक क्रांति लानी है, इस देश के समाज को आगे लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, विच ब्रॉड सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी, लोगों को सामाजिक और आर्थिक, पैसे की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से, यानी गरीब अमीर का भेदभाव ना हो और रिलीजन के नाम पे भेदभाव ना हो, सबको इकोनॉमिकली सबको इक्वलिटी मिले। ऐसा नहीं तुम गरीब हो तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तुम मुसलमान हो तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, यानी इकोनॉमिकल इक्वलिटी देखी जाती है। एंड फर्दर एम टू वेलफेयर स्टेटस, तो हमको समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, तो हमको सबको इक्वलिटी देने की है, इकोनॉमिकली और सोशली। और हमारा एम क्या है, ये देश का एम क्या है, वेलफेयर स्टेट,
समाज की सेवा करनी है, समाज का वेलफेयर करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये देश इस समाज का है, इस समाज के लोगों का है। The principle of socialist pattern directs social, economical and political equality for the citizen as given in the preamble। अब इससे पहले हमने जो पढ़ा था वही है, सोशलिस्ट कंट्री है हम, तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है, क्या बोलते हैं, सबको सोशल यानी सामाजिक इक्वलिटी मिले, इकोनॉमिक इक्वलिटी मिले और पॉलिटिकल इक्वलिटी मिले हर एक इंडियन सिटीजन को। ओके, इट इज़ नाउ रिगार्डेड एज ए प्राइम फीचर ऑफ द स्टेट। और आज इसको प्राइम फीचर, खास इंडिया के अंदर एक खास चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, सोशलिस्ट पे। क्या ये कंट्री समाज के लिए काम करती है? हाँ, ये कंट्री हमेशा समाज के लिए काम करेगी। जो नहीं कर रही है आज के टाइम पे, तो नहीं कर रही है, वो खुद की जेबें भरते हैं सारे बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि ये देश सोशलिस्ट ही रहे, जो भी काम हो वो लोगों की भलाई के लिए हो, ना कि पॉलिटिशियंस की भलाई के लिए हो। इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट इंडिया इज़ कमिटेड टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सबको सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिक के तौर पर और पॉलिटिकल जस्टिस मिले, सबको न्याय एक समान मिले। इंडिया स्टैंड्स फॉर एबोलिशिंग, एबोलिशिंग यानी हटा देना। इंडिया क्या हटाना चाहती है? एक्सप्लॉइटिंग। एक्सप्लॉइटिंग का मतलब है किसी का दुरुपयोग करना, किसी का दुरुपयोग करना, किसी का शोषण करना। तो इंडिया चाहता है, इंडिया खड़े रहता है कि कभी भी इंडिया के लोगों का कभी भी कोई शोषण ना करे, कोई दुरुपयोग ना करे। फॉर सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो सबको एक समान इनकम मिले, इनकम, रिसोर्सेज एंड वेल्थ। जितने भी रिसोर्सेज है, यानी आप रेलवे स्टेशन पे गए तो ऐसा नहीं कि अमीर आदमी खड़े रहेगा, गरीब आदमी अलग खड़े रहेगा ना, रेलवे स्टेशन सबका है, इक्वल है। सारे जितने भी चीज़ है जो इंडिया में, वो सबके लिए इक्वल है। उस पर कोई रोड पे भेदभाव नहीं कर सकता, ये हाईवे पे अमीर लोग ही चलेंगे, ये हाईवे पे सिर्फ हिंदू ही चलेगा, ये सोसाइटी में सिर्फ हिंदू ही रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सबको इक्वल है। जो भी इंडिया है, तो इंडिया की नज़र में सब इक्वल है। कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है, कोई किसी पे हक नहीं जमा सकता है, कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये दुनिया के, ये इंडिया की जितनी भी वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, उस पर सबका समान हक है। एनी वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव पावर ऑल ओवर एसेट्स। कोई भी एक इंसान के पास इंडिया के जितनी भी मिल्कत हैं इंडिया की, उस पर किसी एक का हक नहीं है। इंस्टेड एवरीवन शुड हैव ए इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबका हक है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय गेटिंग फैसिलिटीज़। जो भी फैसिलिटीज़ मिलेगी सबको इक्वल मिलेगी। गार्डन में, तो आपके घर गार्डन है, सब वॉकिंग करने आते हो, तो ऐसा नहीं हिंदू है, मुसलमान है, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, ऐसा नहीं। गार्डन है, पब्लिक गार्डन है, तो वो सबके लिए इक्वल है। प्रोविजन फॉर सोसाइटी एंड देयर बाय एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेटिंग ऑफ रिच एंड पुअर। डिस्क्रिमिनेटिंग यानी भेदभाव करना अमीर गरीब में, उसको हटा देना है। हमारे देश की नज़र में सब इक्वल है, यानी हमारी कंट्री एक सोशलिस्ट कंट्री है। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? सोशलिस्ट है। यहाँ समाज के सुधार के लिए बात होती है, ना कि कोई एक आदमी के, ना तो कोई एक धर्म के लोग के सुधार के लिए बात होती है। सबके सुधार एक साथ होगा। कोई भी डाउट हो मेरे को मैसेज करो, कॉल करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।